नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। आपसी हित के कई मुद्दों पर करेंगे विचार विमर्श। रायसीना डायलॉग के लिए मेहमानों का आगमन जारी। कल पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन संयुक्त रूप से करेंगे उद्घाटन। 18 देशों के विदेश मंत्री लेंगे हिस्सा। लेक्स फ्रेडमैन के साथ पीएम मोदी का एआई पॉडकास्ट साक्षात्कार आज शाम होगा प्रसारित। हिमालय में बिताए गए समय और सार्वजनिक जीवन समेत कई मुद्दों का जिक्र। मोदी सरकार में ड्रग तस्करों की खैर नहीं। अमित शाह ने पूर्वोत्तर में ड्रग की बड़ी खेप पकड़ने के लिए एनबीसी को दी बधाई। कहा, ड्रग कार्टेल पर नहीं की जाएगी दया। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की धरती पर होगी वापसी। नया दल लेकर स्पेस एक्स रॉकेट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा। सफलतापूर्वक हुई डॉकिंग। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आधिकारिक भारत यात्रा पर आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद क्रिस्टोफर लक्सन की ये पहली भारत यात्रा है। न्यूजीलैंड के पीएम आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। न्यूजीलैंड के पीएम के साथ इस यात्रा में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसायी, मीडिया प्रतिनिधि और न्यूजीलैंड में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्य शामिल होंगे। कल क्रिस्टोफर लक्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 17 मार्च को नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में 10वीं रायसीना वार्ता 2025 के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे और प्रमुख संबोधन देंगे। न्यूजीलैंड के पीएम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। न्यूजीलैंड के पीएम 19 और 20 मार्च को मुंबई में भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की यात्रा भारत और न्यूजीलैंड के बीच सालों पुराने और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। ये यात्रा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को ज्यादा मजबूत करने और जन संबंधों में घनिष्ठता बढ़ाने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आज प्रसारित होने वाले लेक्स फ्रेडमैन के साथ बातचीत के अपने पॉडकास्ट साक्षात्कार को सुनने का अनुरोध किया है। जी हां, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि उनकी लेक्स फ्रेडमैन के साथ बातचीत शानदार रही है। इस बातचीत में पीएम मोदी के बचपन और हिमालय में बिताए गए वर्ष, सार्वजनिक जीवन समेत कई अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। लेक्स फ्रेडमैन के साथ पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में आरएसएस की भूमिका और समाज में इसके योगदान के बारे में भी विस्तार से बात की है। और रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लक्सन 17 से 19 मार्च तक आयोजित होने वाले सम्मेलन के 10वें संस्करण का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में कम से कम 18 देशों के विदेश मंत्री, कई वैश्विक कंपनियों के शीर्ष अधिकारी और विदेश नीति विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देश के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस कड़ी में घाना के विदेश मंत्री सैमुएल ओकोजेटो अब्लाका, क्यूबा के उप प्रधानमंत्री डॉक्टर एडुआर्डो मार्टिनेज डियाज पहुंच चुके हैं। इस सम्मेलन में स्लोवानिया, लग्जमबर्ग, लिंकटेनस्टीन, लातविया, मोल्दोवा, जॉर्जिया, स्वीडन, स्लोवाक गणराज्य, भूटान, मालदीव, नॉर्वे, थाईलैंड, एंटीगुआ और बारबुडा, पेरू, घाना, हंगरी और मॉरिशस के विदेश मंत्री भी भाग लेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के साथ भारतीय न्याय संहिता की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा वो कोकराझार जिले के दोतमा में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के ABSU के 57वें वार्षिक सम्मेलन में भी भाग लेंगे और संबोधित भी करेंगे। दरअसल अमित शाह असम और मिजोरम की 3 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार शाम जोरहाट पहुंचे थे। अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह ने असम के गोलाघाट जिले में शनिवार को लाजत बर्फकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया, जिसका पहला चरण 167.4 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। वहीं पुलिस अकादमी के दूसरा चरण, जिसकी लागत 425.48 करोड़ है, उसकी आधारशिला भी अमित शाह द्वारा रखी गई। इसके साथ ही आइजोल में असम राइफल्स और मिजोरम सरकार के बीच भूमि हस्तांतरण समारोह में भी भाग लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने ड्रग की एक बड़ी खेप पकड़ने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ड्रग कार्टेल पर कोई रहम नहीं। मोदी सरकार का नशा मुक्त भारत के निर्माण के अभियान को गति देते हुए 88 करोड़ रुपए की मेथाम्फेटामाइन गोलियों की एक बड़ी खेप जब्त की गई और इम्फाल और गुवाहाटी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। ड्रग की ये खेप जांच के लिए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण की शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है। ड्रग्स की हमारी तलाश जारी है। एनसीबी की टीम को हार्दिक बधाई। और आपको बता दें कि भारत और मलेशिया की सह अध्यक्षता में आतंकवाद रोधी विषय पर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह EWG की 14वीं बैठक 19 और 20 मार्च को नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में आतंकवाद और उग्रवाद के उभरते खतरे से निपटने के लिए डिजाइन की गई एक मजबूत और व्यापक रणनीति विकसित करने पर चर्चा होगी। बैठक का उद्देश्य आसियान के रक्षा बलों और उसके संवाद भागीदारों के आधारभूत अनुभव को साझा करना है। भारत पहली बार आतंकवाद रोधी विषय पर EWG की सह अध्यक्षता करने जा रहा है। इस बैठक में 10 आसियान सदस्य ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ 8 संवाद भागीदार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ROK, जापान, चीन, अमेरिका और रूस के प्रतिनिधिमंडल के साथ साथ तिमोर लेस्ते और आसियान सचिवालय भी भाग लेंगे। साल 2024 से 27 के लिए आतंकवाद रोधी EWG के लिए नियोजित गतिविधियों की पहली बैठक होगी। EWG की सह अध्यक्षता हर 3 साल बाद एक आसियान सदस्य देश और एक संवाद भागीदार की ओर से की जाती है। ADMM प्लस भाग लेने वाले देशों के रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच व्यवहारिक सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में इसका व्यवहारिक सहयोग के 7 क्षेत्रों आतंकवाद रोधी, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन, शांति अभियान, सैन्य चिकित्सा, मानवीय खदान कार्रवाई और साइबर सुरक्षा पर फोकस है। इन क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए EWG की स्थापना की गई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। संदीप दिवाकर राव जोशी, संजय किशन राव केनिक्कर और दादाराव यादवराव केचे विधान परिषद के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको बता दें कि पटना में अपने आवास पर होली समारोह में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के नाचने के निर्देश का पालन करने वाले पुलिसकर्मी के वीडियो पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि लालू परिवार अपने गलत कामों के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार में जैसा होता था वही उनके पुत्र भी कर रहे हैं। बिहार की जनता को इससे सचेत रहना चाहिए। लोग गलत काम के लिए ही जाने जाते हैं। उनके राज में, पिताजी के राज में क्या क्या एक अन्य मार्ग में होता था वो सब आप लोग जानते हैं। तो उनके सुपुत्र हैं तो वही ऐसा करते हैं तो गलत क्या करते हैं। और यही बिहार की जनता समझे कि यदि उनके हाथ में सत्ता इसी तरह से चल जाए, हालांकि जाने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसा ही होगा
यहाँ के पदाधिकारियों का, यहाँ के पुलिसकर्मियों को अपने ढंग से यूज करेंगे और नहीं करेंगे तो किसी को सस्पेंड कराने की बात करेंगे। और बात करें उत्तर प्रदेश के संभल की, तो उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के पिछले हिस्से की रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 12 मार्च को अनुमति दिए जाने के बाद रंगाई पुताई का काम शुरू कर दिया गया है। रंग रोगन का काम भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हो रहा है, जिसे 9 मजदूर अंजाम दे रहे हैं। न्यायालय ने रंगाई पुताई का काम 7 दिन में पूरा करने के आदेश दिए हैं। शनिवार को एएसआई की टीम ने मस्जिद के उन हिस्सों का सर्वे किया जहां रंगाई पुताई का काम किया जाना था। साथ साथ संभल जामा मस्जिद पर रमजान के पवित्र महीने के दौरान लाइटिंग का भी आदेश जारी किया गया था। मामले की अगली सुनवाई अब 8 अप्रैल को होगी। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने संभल जामा मस्जिद के व्हाइट वॉशिंग काम पर कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश स्वागत योग्य है और किसी भी धार्मिक स्थल का अपमान करना ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकार की नीति है। अगर कोर्ट रंगाई पुताई के काम की अनुमति देता है तो ऐसा होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष है और अदालत के आदेशों का पालन सभी को करना चाहिए। हाईकोर्ट का आदेश वो स्वागत योग्य है और सरकार का, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसी भी धर्म स्थल का अपमान करना ये किसी भी प्रकार की नीति ना तो केंद्र की है ना प्रदेश की है। और न्यायालय अगर देता है कि रंगाई पुताई हो तो खूब अच्छी और खूबसूरत रंगाई पुताई, उसमें हर्ज क्या है। जब न्यायालय आदेश दे रहा है, हाँ, न्यायालय इसके बाद जो आदेश अगर करता है, कोई भी आदेश करता है तो सबको मानना चाहिए। हम समझते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष है और इसको सभी पक्ष को इसका आदर करना चाहिए। और संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने संभल जामा मस्जिद की सफेदी के काम पर कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपना काम कर रहा है। हमारा बल हमेशा तैनात रहता है, हमारा बल हर जगह तैनात है। प्रवेश द्वार, निकास द्वार पीछे की तरफ और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। एएसआई उच्च न्यायालय के निर्देश का कार्यान्वयन कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपना कार्य कर रहा है और हमने जब उनकी बात हुई हमसे तो हमने उनको कहा कि यदि किसी भी प्रकार की कोई भी कभी भी आवश्यकता हो तो हम हमेशा तत्पर हैं। वैसे हमारी फोर्स भी हमेशा तैनात रहती है। जो एंट्री गेट है वहाँ पर भी है, बैक साइड में भी है, एग्जिट गेट के पास भी है, तो सब जगह पे हमारी जो फोर्स है वो तैनात रहती है। तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उनकी पालना एएसआई करवा रही है। और बिहार के दानापुर दियारा के हेतनपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय से 10वीं की परीक्षा पास करने वाली खुशबू को परिवार वालों ने साइंस से इंटर की अनुमति नहीं दी। खुशबू के मैट्रिक परीक्षा में 399 नंबर आने के बावजूद परिवार वालों ने इंटर में उसका आर्ट्स में नामांकन करा दिया, जबकि खुशबू साइंस विषय से पढ़ाई करना चाहती थी। अपने साथ घर पर हुए इस भेदभाव को लेकर एक टीवी इंटरव्यू में खुशबू भावुक हो गई और ये बात जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक पहुंची तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने खुद खुशबू से बातचीत कर उसे आगे की पढ़ाई का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपका साइंस में एडमिशन होगा और आपका डॉक्टर बनने का सपना भी साकार होगा। इसके साथ ही उन्होंने खुशबू का विज्ञान संकाय में एडमिशन के लिए डीएम को निर्देश भी कर दिया। और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार और नीतीश कुमार की बिहार की सरकार दोनों पढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश परवन ने आज बारापुला एलिवेटेड रोड पर यमुना नदी की ओर जाने वाले बारापुला नाले का निरीक्षण किया। उन्होंने सुनहरी पुल नाले पर जल निकासी की स्थिति की समीक्षा की। बारापुला नाले का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि ये वो नाले हैं जिन्हें पिछली सरकारों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। दिल्ली में हर बार बाढ़ आती रही क्योंकि जब बड़े नाले साफ नहीं होते तो उनमें पानी को ले जाने की क्षमता नहीं होती। नतीजतन पानी छोटे नालों में वापस आ जाता है, जिससे हर जगह बाढ़ आ जाती है। एजेंसियों के बीच इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी कि कौन सी एजेंसी नालों को साफ करेगी। दिल्ली में उपराज्यपाल और सीएम के इस निरीक्षण का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ आज दिल्ली के कई नालों का दौरा किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया कि जिस तरह से ये नाले बह रहे हैं उन नालों की सफाई का काम जल्द पूरा हो जाए और इसलिए पहले से वो तैयारी कर रही हैं। हालांकि बारिशों में जिस तरह से जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है उससे बचने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि हम इंतज़ार नहीं कर रहे कि कब दिल्ली के अंदर बारिश आएगी और उसका इंतज़ार करें। हालांकि उससे पहले ही जो उनका विभाग है, जो दिल्ली सरकार है, वो मुस्तैद दिखाई दे रही है, दिल्ली की सड़कों पे दिखाई दे रही है। वो चाहती है कि जितने भी नाले हैं उनकी पहले ही सफाई की जा सके बारिशों से पहले। भी हमने 3 बड़ी ड्रेन्स का विज़िट किया है और उसमें चाहे वो बारापुला थी, कुशक है या सुनहरी पुल है, हर जगह जो देखने को मिलता है कि एजेंसीज़ में क्लैरिटी ही नहीं थी। करना किसने है? किसी को फुल फ्लेज काम या आप कहिए कि 12 महीने का काम कि आपने ड्रेन पे काम करना है, ऐसा काम नहीं क्लियर हुआ। ये अब जिस चीज़ों को हम देख रहे हैं, हमने अब फ्लड एंड इरिगेशन को स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी देके कि ये एक एजेंसी की जिम्मेवारी है कि आपको ये डिसिल्टिंग करके देनी है। कितना होगा, टाइम बाउंड तरीके से कब तक आप करेंगे, पूरा का पूरा उसके मानक तय करके उसमें बजट में उसके लिए एलोकेशन हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी नेसेसिटी है कि बारिश में दिल्ली में पानी ना भरे। ये सारा का सारा ड्रेन्स जो है बारिशों से पहले खाली होनी चाहिए और उसके बाद जो हमारी उसके पीछे की रोड्स हैं उसके लगते हुए नाले भी साफ़ हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है। सेम डे कुछ नहीं होता कि आग जब लगी है और तभी आपको तैयारी करनी है। आज से ही बारिश के सीज़न की शुरुआत, उसकी में काम क्या क्या करने हैं, आज से ही समर एक्शन प्लान, आज से ही हमें सर्दियों में पॉल्यूशन ना हो, ये सारे काम शुरू हो चुके हैं। सरकार जो अपने बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम कर रही है। दिल्ली का बाढ़ और सिंचाई विभाग न केवल नालों की सफाई में जुटा है बल्कि उनको चौड़ा करने का काम भी कर रहा है। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं, ये बारापुला का वही एलिवेटेड रोड है जिसके नीचे नाला बह रहा है और नाले के नीचे लगातार बाढ़ और सिंचाई विभाग सफाई में जुटा है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से जो मशीनें लगाई गई हैं उनसे साफ तौर पर यहाँ पर ना केवल नालों की सफाई की जा रही है बल्कि उनका जो रास्ता है चौड़ा किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो बारिश का मौसम आएगा, जब बरसातें आएंगी, उस समय पर ये ओवरफ्लो ना हो और दिल्ली में जल भराव की स्थिति पैदा ना हो। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और तेलंगाना में कई जिलों में इस बार गर्मी कुछ जल्दी शुरू हुई है जिसकी वजह से लू की स्थिति बनी हुई है। आदिलाबाद जिले में कल लू का प्रकोप रहा और पारा बढ़कर 40.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस सामान्य से लगभग 5 डिग्री अधिक है। निजामाबाद में कल 39.6 डिग्री सेल्सियस और मेडक में 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। हैदराबाद स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कल एक विशेष बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन में बताया गया कि अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी और अगले 2 दिनों के दौरान अधिक जिलों में लू की स्थिति की संभावना है। अधिकारियों ने आदिलाबाद, जगतियाल, कोमराम, भीम, मंचिरियल, पेड्डापल्ली और राजन्ना, सिरसिला सहित उत्तरी तेलंगाना जिलों में दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान लगाया। हैदराबाद में कल अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और कश्मीर के कई एक इलाकों में कल बर्फबारी और कुछ अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, गुलमर्ग, सोनमार्ग और पहलगाम में बर्फबारी हुई। बांदीपुर जिले के गुरेज, कुपवाड़ा और कुछ इलाकों में घाटी के दूरस्थ इलाकों में भी बर्फबारी की खबर है। कश्मीर के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है। और ग्वालियर में कमला राजा अस्पताल में देर रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पुलिस के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं आग लगने के बाद प्रसूति वार्ड समेत पूरे अस्पताल से करीब 190 मरीजों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। 2 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया।
और एक अच्छी खबर, 9 महीने से अंतरिक्ष में मौजूद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अब जल्दी ही पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। जी हां, उनकी वापसी के लिए नासा का क्रू 10 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। ये मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जिसमें 4 नए अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। इन यात्रियों का काम स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोगों को आगे बढ़ाना और पुराने क्रू को बदलना होगा। विलियम्स और विल्मोर को कुछ महीनों में ही दरअसल वापस लौटना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण वे 9 महीनों तक ISS पर ही रुक गए। वे पिछले साल जून में बोइंग स्टारलाइनर से यहां पर पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा चिंताओं के चलते उनकी वापसी टलती रही। अब स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल से उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया है। और आपको सीधे लिए चलते हैं असम के कोकराझार।